मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग टॉर्क निकालना देखे हैं, है ना। किसी करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर टॉर्क लगता है, जिसको हम m क्रॉस b से कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट इज द टॉर्क। फिर हमने देखा कि वो जो करंट कैरिंग लूप है एक शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह काम करता है। अब जब वो बार मैग्नेट की तरह काम करता है तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसको एक्चुअली जब हम लोग बार मैग्नेट पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर ये लूप है आपका, सपोज दिस इज योर लूप एंड करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, अगर हम फ्रंट से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर करंट जा रहा हो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जिधर होगा उधर ही उसका नॉर्थ पोल होगा, है ना। अगर इसको इक्विवेलेंट मैग्नेट कोई बनाना है तो कहे कि बताओ भैया, जब तुम कहते हो कि ये मैग्नेट है, दिस इज ए मैग्नेट, क्यों मैग्नेट है? क्योंकि इसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम देखें तो अगर इसका रेडियस r है तो I पाई r स्क्वायर करंट इनटू एरिया इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, और किधर की तरफ है तो थंब आउटवर्ड। अगर मैं यहां सिंपल लिखूं आउटवर्ड, है ना, तो अब इसका हम लोग कैसे जस्टिफाई करें कि अगर मैग्नेट मानते हैं तो उसका नॉर्थ किधर है? तो ध्यान रखना है कि इसका नॉर्थ, ये मैग्नेट एक शॉर्ट बार मैग्नेट अगर मैं बनाऊं इस प्रकार का, है ना, तो सामने इसका नॉर्थ है और पीछे इसका साउथ है, इधर की तरफ साउथ है ना। नॉर्थ सामने की तरफ और साउथ पीछे की तरफ, यानी क्योंकि साउथ से नॉर्थ हम लोग आगे पढ़ेंगे, साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर, अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है कि नहीं, और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड, इसका भी, क्योंकि साउथ अंदर नॉर्थ बाहर, तो हमारी तरफ आउटवर्ड। उसी तरीके से अगर करंट अपोजिट होता है ना, करंट अगर अपोजिट होता तो राइट हैंड थंब रूल से कर्ल करके थंब अंदर जाता, यानी अंदर की तरफ नॉर्थ होता और बाहर की तरफ साउथ हो, ठीक है ना। तो अभी तत्काल इतने से ही हम लोग समझेंगे इसको। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पे नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाएगा, अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। नेट टॉर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि नेट टॉर्क की बात करें तो थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, टॉर्क जो होगा वो होगा m क्रॉस b, है ना। m क्रॉस b का मतलब टॉर्क जीरो कब कब होगा? तो जब थीटा जीरो हो और थीटा 180 हो, है ना। ये टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180, है ना। थीटा जीरो और 180, जैसे मान लीजिए ये जो लूप है हमारा इस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और आपसे कोई पूछ दे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ b दे दे, मैग्नेटिक मोमेंट I पाई r स्क्वायर है गिवन है, इस पे टॉर्क कितना लग रहा होगा इस सिचुएशन में? अगर कोई पूछ दे तो जीरो, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो m बाहर की तरफ, b अंदर की तरफ, एंगल 180 हो जाएगा, sin 180 जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखो 180 पे टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। उसी तरीके से मान लीजिए करंट अपोजिट सेंस में भी जाता, यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर क्लॉकवाइज भी जाता तब भी जीरो, क्योंकि क्लॉकवाइज जाता तो मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर, फील्ड भी अंदर, उस केस में थीटा 180 ना होकर जीरो हो जाता। तो थीटा जीरो होने पे भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, है ना, थीटा 180 होने पे भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड इनवर्ड ना होके आउटवर्ड भी होता तब भी तो जीरो हो जाता मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, दोनों मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से कोई, दोनों या तो इनवर्ड हो, नहीं तो एक इनवर्ड एक आउटवर्ड हो, है ना, कुछ भी हो, टॉर्क क्या रहेगा? जीरो, या तो जीरो हो जाएगा उस समय एंगल, नहीं तो 180 हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में हो जाता तो टॉर्क लगता, जैसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था 45 डिग्री वाला, है ना, प्रीवियस लेक्चर में आपको मिला होगा वो 45 डिग्री वाला। ऑलराइट, उसी तरीके से इसका एक अपना पोटेंशियल एनर्जी भी हर ओरिएंटेशन में होता है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और किसी लूप के मैग्नेटिक मोमेंट के बीच कोई एंगल थीटा हो, तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ m डॉट b, है ना। अगर एक ओरिएंटेशन से दूसरी ओरिएंटेशन तक आपको ले जाना हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा? तो वर्क डन हो जाएगा, मान लीजिए इनिशियल को मैं 1 कह रहा हूं, इनिशियल सिचुएशन इज 1 एंड फाइनल को मैं 2 कह रहा हूं, फाइनल सिचुएशन इज 2, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा u2 माइनस u1। ध्यान रखेंगे ये वर्क डन क्या है? तो ये वर्क डन है, वर्क डन बाय एजेंट, मतलब हम और आप जो वर्क डन करेंगे। u2 क्या हो जाएगा? तो मान लो फाइनल सिचुएशन में m और b के बीच एंगल थीटा 2 है और इनिशियल सिचुएशन में m और b के बीच एंगल थीटा 1 है, तो u2 क्या हो जाएगा? तो u2 हो जाएगा माइनस m
बी कॉस थीटा 2, है ना, क्योंकि m डॉट बी और माइनस एम बी कॉस थीटा 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा 1 वाला टर्म पॉजिटिव और थीटा 2 वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एम बी कॉस थीटा 1 माइनस एम बी कॉस थीटा 2। दिस इज द वर्क डन to change the orientation of a loop having magnetic moment m from theta 1 to theta 2. मतलब initial angle was theta 1 with the field and final angle is theta 2 with the field. So this is the work done required, का मतलब आपको करना पड़ेगा। अब ये वर्क डन डिपेंड करता है थीटा 1 और थीटा 2 पे, है ना, कि ये जो टोटल वर्क डन है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा, है कि नहीं। ऑलराइट, तो इस पे भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग इस लूप को जब बिल्कुल बार मैग्नेट पढ़ने लगेंगे तो उस सिचुएशन में करेंगे, है ना, जब हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, है ना, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी को जानने के बाद एक आध क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, उसके बाद हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। जैसे सपोज एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि देयर इज अ वायर इन विच करंट आई कैन पास। इफ द वायर इज टू बी बेंट इनटू ए सर्किल, देन फॉर हाउ मेनी टर्न्स द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी मैक्सिमम। मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को हिंदी में कि एक वायर है, वो पर्टिकुलर लेंथ का होगा। अगर उस वायर से मुझे सर्किल बनाना है, सर्कुलर वायर, जैसे उसको मैं 2 टर्न का बनाऊं या 3 टर्न का बनाऊं या 100 टर्न का बनाऊं या एक ही टर्न का बनाऊं, है ना। अगर मुझे उससे सर्कुलर लूप बनाना है और उसमें करंट फ्लो तो कर ही रहा है, यानी वो मैग्नेटिक मोमेंट उसके पास हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स पे, 1 पे या 2 पे या इन्फिनाइट पे, कितने पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। यानी मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोगों को मैक्सिमाइज करके नंबर ऑफ टर्न का आइडिया लगाना है। ध्यान ये रखना है कि हमें सर्कुलर लूप बनाना है ना। तो मान लो यही वो वायर है, सपोज दिस इज द वायर, एल लेंथ का ये वायर है ना। अगर मान लो इससे मैं सर्किल बनाता हूं, इससे सर्कुलर लूप मैं बनाता हूं एन टर्न का। सपोज द नंबर ऑफ टर्न इज एन, नंबर ऑफ टर्न इज एन, और इसका रेडियस हमारा आर है, मतलब आर रेडियस का लूप है जिसमें एन टर्न रैप किए हुए हैं, और हमारे पास अवेलेबल वायर की लंबाई कितनी है, एल है। तो व्हाट वी कैन राइट, एक टर्न का लेंथ तो 2 पाई आर हो जाएगा, तो एन टर्न का लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ दैट मस्ट बी इक्वल टू एल, 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एल, है कि नहीं। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। अब मुझे इसमें करंट सपोज आई जा रहा होगा, करंट इज आई। अगर इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, तो एन, नंबर ऑफ टर्न इज एन आई पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं आर निकालूं तो आर इज एल बाई 2 पाई एन, आर इज एल बाई 2 पाई एन। यहां आर का वैल्यू अगर मैं रख दूं तो एन आई पाई एंड आर स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, एन से एक एन कैंसिल, सो इट इज आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई एन। अब देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ए गिवन करंट एंड गिवन लेंथ ऑफ वायर कब मैक्सिमम होगा, जब एन मिनिमम हो। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, है ना, एन इज नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न तो हमेशा इंटीजर होगा, या तो 1 टर्न होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 5 7 ऐसे कुछ होगा। तो ये एन मैक्सिमम तभी होगा जब एन मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज 1। सो मिनिमम वैल्यू एम मैक्स, मैग्नेटिक मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या बतलाता है, ये कहता है कि एन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी इस लेंथ से, इस वायर से हमें सिंगल टर्न का, है ना, सिंगल टर्न का ही लूप बनाना होगा, एक टर्न का। अगर आप उस पर रैप करना शुरू कर दिए तो ध्यान रखेंगे आप मैग्नेटिक मोमेंट कम करते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि एक ही टर्न में मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगा। आप बहुत रैप, आप 1000 नंबर ऑफ
वाइंडिंग कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न 1000 कर दो, ठीक है ना, तब भी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा हमारे पास, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम तभी होगा जब एक पे होगा। आप इसमें जैसे क्वेश्चन भी कर सकते हो कि इसी वायर से 2 टर्न का आपने लूप बनाया, आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, और उसी वायर से आप 1 टर्न का सर्कुलर लूप बनाओ और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। यू विल चेक कि 1 टर्न वाले का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है 2 टर्न वाले से, 3 टर्न वाले से और ज्यादा हो जाएगा, 4 टर्न वाले से बहुत ही ज्यादा 1 टर्न वाला होगा, है कि नहीं? ऑलराइट, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसी गिवन वायर से मैक्सिमम कब होगा? जब नंबर ऑफ टर्न 1 होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े अगर हम लोग, तो हमने देखा कि करंट कैरिंग लूप का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो करंट कहीं से भी आ जाना चाहिए, मतलब, है ना, एक लूप में करंट आना चाहिए। और एक चीज हम जानते हैं कि करंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज के सर्किल में भी मूव करने से करंट आ सकता है ना। मान लीजिए एक सिंगल चार्ज है, बिल्कुल एक सिंगल चार्ज है ना, और मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ए चार्ज इन सर्कुलर मोशन, है ना, एक चार्ज प्लस क्यू और उसका मास m हो, अगर वो सर्किल में चले तो देखते हैं कि क्या मैग्नेटिक मोमेंट आएगा क्या। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल सर्किल मैंने बनाया है, दिस इज द एक्सिस। मान लीजिए कोई चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज जिसका मास m है, इस सेंस में, किसी भी सेंस में वो मूव कर सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जिस सेंस में मूव कर रहा होगा उसी सेंस में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी आएगा। तो देखिए अगर ये v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में है ना, कांस्टेंट स्पीड से है, वेरिएबल स्पीड से भी होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, लेकिन वो मैग्नेटिक मोमेंट बार बार बदलेगा भी, है ना, क्योंकि स्पीड बदलेगी। अगर मान लीजिए वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो कैसे निकालेंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट? क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक लूप तो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ लूप जब कंप्लीट हो रहा है तो करंट आ रहा है और एरिया भी है आपके पास, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले करंट I क्या हो जाएगा? तो I हो जाएगा चार्ज बाई टाइम पीरियड, Q/T, क्योंकि यहाँ हम लोग एवरेज करंट निकालेंगे, है ना, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ये, तो जो करंट होगा वो फिक्स ही होगा, एवरेज क्या और इंस्टेंटेनियस क्या, सारे करंट यहाँ सेम होंगे, है कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चार्ज मूव कर रहा है। Q/T टाइम पीरियड, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q बाई टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, 2πr बाई स्पीड v ऊपर, तो QV बाई 2πr, दिस इज द करंट। कभी कभी करंट आपको निकालने की नौबत आ सकती है, तो QV बाई 2πr से निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट m क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा I पाई r स्क्वायर, है ना, I इज QV बाई 2πr इंटू पाई आर स्क्वायर, सो पाई पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, सो QVr बाई 2, QVr बाई 2, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ऑलराइट, ऑलराइट, तो ये QVr बाई 2 हुआ। अगर मैं इस V को r ओमेगा रख दूं, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान रखना है, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल है। V इज इक्वल टू, अगर मैं r ओमेगा रख दूं तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट, मैं इसके बाद यहां लिख रहा हूं, मेरा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा Q एंड V इज r ओमेगा, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं चार्ज पार्टिकल की मान लूं तो ये आ जाएगा Q r ओमेगा इंटू r, दैट इज r स्क्वायर ओमेगा, r ओमेगा इंटू r, तो r स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई 2, QR ओमेगा स्क्वायर, QR स्क्वायर ओमेगा बाई 2, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला एक जगह और वैलिड है, पता है कहां? यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज था जो कि सर्किल में मूव कर रहा था, एक रिंग भी होता, है ना, और अपने एक्सिस के अबाउट में, है ना, रिंग घूम रहा होता, जैसे ये पूरा का पूरा ये जो सर्किल मैंने बनाया है, अगर ये रिंग होता और इस पूरे रिंग पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो ये फॉर्मूला रिंग के लिए भी चलेगा, रिंग के लिए भी ये वैलिड रहेगा। जैसे एक रिंग है जिसका रेडियस r है, उस पे Q चार्ज है, रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो रिंग अगर अपने सेंट्रल एक्सिस जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट अगर रिंग रोटेट करता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट QR स्क्वायर ओमेगा बाई 2 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ एक मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक मॉडिफिकेशन अगर हम लोग करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज पहले जान जाइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या आप पढ़े होंगे अगर, तो बोर मैग्नेटॉन एक वर्ड आया होगा, बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या था? ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है ना, और ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन का मोशन होता, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, क्योंकि सेकेंड थर्ड का रेडियस ज्यादा होने लगेगा। अगर रेडियस का वैल्यू बिल्कुल कम, पहला रेडियस जो कि 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है शायद, अगर पहले रेडियस में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा तो उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट करंट हो जाएगा, आई पाई आर स्क्वायर, जैसे यहां निकाला हमने। तो वो जो मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, मिनिमम कब होगा? जब आर फर्स्ट ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के रिगार्डिंग जो आर होगा, दैट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन, है ना, बोर मैग्नेटॉन। दैट इज 9.27 इंटू समथिंग कुछ आता है, वो हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है ना, 10 टू द पावर -24 या 27 करके कुछ आता है, उसको निकाला जा सकता है ना, क्योंकि आर ओमेगा सब पता है हम लोगों को, वहां पे रख के निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला रिंग के लिए भी चलेगा। यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन अगर हम कर दे तो एक बहुत फेमस रिजल्ट आ जाएगा, जो कि ऐसे कोई भी बॉडी, जैसे यहाँ तो पॉइंट चार्ज था, रिंग था, मान लीजिए एक डिस्क होता है ना, एक डिस्क होता, डिस्क पे पूरा चार्ज समाया हुआ होता, वो अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता, तो करंट वहां भी आ जाएगा क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है। वैसे केस में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो वैसे केस में मैग्नेटिक मोमेंट आप इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे, लेकिन मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, वो रिजल्ट आप याद रखेंगे तो कैसा भी बॉडी हो, एक सिंगल चार्ज हो तब, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला अरेंजमेंट हो तब, जहां भी चार्ज सर्कुलर मोशन या बहुत सारे चार्ज सर्कुलर मोशन करेंगे, वहां पे वो रिजल्ट वैलिड होगा हर जगह। L इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 जो है, यहां पे अगर मैं स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और स्मॉल एन से नीचे, स्मॉल एन इज द मास, मान लीजिए इस चार्ज का मास था स्मॉल एन, मतलब चार्ज के मास से मैंने मल्टीप्लाई किया, कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब देखिए एम आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ये पॉइंट मास है m और एक्सिस टू दी इसका डिस्टेंस r है, तो एम आर स्क्वायर को मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। एक एक्सिस से कोई पॉइंट मास r डिस्टेंस पे हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे। अगर याद नहीं है तो अभी ध्यान 2 मिनट के लिए दे दीजिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू क्यू आई ओमेगा, है ना, बाई 2m, 2 नीचे था, बाई 2m। इस आई ओमेगा को अब मैं क्या बोल सकता हूं? तो आई ओमेगा को एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है ना, एंगुलर मोमेंटम। दिस आई ओमेगा इज कॉल्ड, इकट्ठे इस ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, है ना। जिस एक्सिस के अबाउट में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आप कैलकुलेट करते हो, उसी एक्सिस के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा हो जाता है ना। तो आई ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से एक रिजल्ट आ जाएगा, मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक मोमेंट बराबर q इनटू एंगुलर मोमेंटम बाय ट्वाइस ऑफ मास। अब मैग्नेटिक मोमेंट बाय l कर दूं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज q बाय 2m। यही वो रिजल्ट है जो कि आप ध्यान रखेंगे और सीधे आपका क्या निकल जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको l निकालने आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालने आने चाहिए का मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर निकालने आना चाहिए, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट में वो रोटेट करेगा, उस एक्सिस के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम आप तभी निकाल पाएंगे जब उसी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने आता है। तो कोई भी चार्ज या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपने किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का यही फंडा है। ये इसको आप वीवीआई लिख सकते हो, वीवीआई। m बाई एल इज q बाई 2m। ध्यान रखेंगे कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट है और स्मॉल m जो है वो मास है ना। कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल m इज द मास, q इज द चार्ज, टोटल चार्ज, q इज द टोटल चार्ज जो उस पे है, l इज द एंगुलर मोमेंटम। जैसे इस पे क्वेश्चन अगर करेंगे तो हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं।
देखिए सपोज जैसे हमने रिंग के लिए बोला एक डिस्क होता, मान लीजिए ये एक डिस्क है, दिस इज ए डिस्क जिसका रेडियस r है, इसका मास स्मॉल m है, ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में ओमेगा, दिस इज ए डिस्क, ध्यान रखेंगे मैं लिख देता हूं डिस्क, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं हमसे पूछा गया है इस पे टोटल चार्ज मान लो कैपिटल Q है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव से केवल डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट पे, ठीक है ना। मान लीजिए इस पे Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका एंगुलर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इस मोशन से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि चार्ज मोशन में है, करंट आएगा, एरिया है। यहां अगर आप इंटीग्रेशन मेथड से जाएंगे तो आपको x डिस्टेंस पे जाके एलिमेंट रिंग लेना होगा, है ना, एलिमेंटल रिंग जिसको कहेंगे, उस रिंग का पहले छोटा मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के फिर पूरे रिंग के मैग्नेटिक मोमेंट को, स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट को इंटीग्रेट करना होगा, फिर डिस्क आएगा। तो दैट वेरी मेथड कैन बी लेंथी, लेकिन अगर मैं वो जो रिजल्ट आया है मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू Q/2m लिख दूं तो सीधे आंसर आ जाएगा। आप इसको जस्टिफाई, वेरीफाई भी कर सकते हो इंटीग्रेशन टेक्निक से, और दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो यहां अगर मैं लिखूं मैग्नेटिक मोमेंट m जो कि मुझे निकालना है बाय L इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q बाय ट्वाइस ऑफ मास L। आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ m आ रहा है, सर मास का क्या रोल है, एक्चुअली मास ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि जब L में भी तो m आएगा तो mm कैंसिल हो जाता है, कोई रोल नहीं होता है ना मास का इसमें। तो m बाई L इज Q/2m, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा QL/2m। QL/2m का मतलब Q/2m, ठीक है ना। L कितना होगा, तो L एंगुलर मोमेंटम कितना, तो I ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, कितना आ जाएगा ये, तो Q/2m। I अब किसके अबाउट निकालेंगे, तो जिस एक्सिस के अबाउट में रिंग डिस्क हमारा रोटेट कर रहा है, तो डिस्क के सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, है ना, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है ना, क्या होता है, mr²/2, याद रखेंगे, mr²/2 इनटू ओमेगा, है ना, mr²/2 I हो गया, ओमेगा, यही हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखिए ये स्मॉल m कैंसिल हो गया ना, मास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, QR² ओमेगा बाई 4 आ जाएगा, QR² ओमेगा बाई 4, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए यहां पे एक स्फीयर होता है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप उतने ही पार्ट का लेंगे जितने पार्ट में चार्ज समाया हुआ है ना, चार्ज जितने पार्ट में समाया हुआ है। जैसे 2 मिनट के लिए यहां देखिएगा, मान लीजिए एक हमारे पास स्फेरिकल सेल होता, स्फेरिकल सेल जिसमें +Q चार्ज होता है ना, चार्ज ऐसे होता है इसमें, ये सेल है जिसका मास m है, रेडियस इसका भी r है, ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ये भी ओमेगा से घूम रहा होता, तो यहां भी वो रिजल्ट हम लोग यूज कर देते, यहां भी रिजल्ट हम लोग यूज करते, m/L इज इक्वल टू Q/2m, है ना, टोटल चार्ज अगर इस पे Q है तो Q/2m, तो यहां भी m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, QL/2m, ये हो जाता है Q/2m, और L क्या हो जाता, तो I ओमेगा, I कितना लेते, तो ये क्या है, सेल, सेल के सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेल के सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², 2/3 mr², जैसे डिस्क का होता है mr²/2 सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में, है ना, हर एक्सिस के अबाउट में अलग अलग होता है, सेल का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में कितना होता है 2/3 mr², तो Q/2m इंटू 2/3 mr² इंटू ओमेगा, m से फिर से कैंसिल हो जाता है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है QR² ओमेगा बाई 3। तो देखो QR² ओमेगा बाई 4 डिस्क का, QR² ओमेगा बाई 3 किसका, सेल का। उसी तरीके से सॉलिड होता तो अलग हो जाता, सॉलिड का I चूंकि बदल जाता 2/5 mr² हो जाता सॉलिड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर सॉलिड ही होता, स्फीयर सॉलिड हो लेकिन कंडक्टर हो, ध्यान रखेंगे जो मैं बोल रहा हूं दिमाग में बिठा लेंगे, है ना, स्फीयर सॉलिड हो लेकिन कंडक्टर हो और उसको चार्ज देंगे, तो ध्यान रखेंगे कंडक्टर पे जो भी चार्ज हम देते हैं वो उसके आउटर सरफेस पे आता है ना, आउटर सरफेस पे आता है, तो भले वो सॉलिड होता है लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग 2/5 mr² नहीं लेंगे। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे ना m/L = Q/2m उसके लिए, तो उसका L जब निकालेंगे
तो एल निकालने में जो आई ओमेगा लिखेंगे उसमें आई 2/3 m² लिखेंगे, जबकि वो सॉलिड स्फीयर रहेगा तब भी। कारण ये क्योंकि उसका जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज का जहां डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उतने ही मास का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का, है ना। तो m/l is q/2m, it's like a magical result which can be used in any such situation to find magnetic moment. All right, okay. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग अगर देखें तो हमने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लिया, टॉर्क पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी देख ली हम लोगों ने। इसके बाद अगर सीक्वेंस में हम लोग चले ना तो एक बोर्ड में आप पढ़े होंगे, जो मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ आप खुद से पढ़ लेना, है ना। उसको हम लोग सिलेबस को और टाइम को मद्देनजर रखते हुए उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बार रीड मारना, उस पर क्वेश्चंस मैं कभी करा दूंगा जब मैं फाइनल रिवीजन कराऊंगा या डाउट वाउट जूम सेशन में करा दूंगा, जिस टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG, है ना। ऑलराइट, हम लोग अब स्विच करते हैं, अपने सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, है ना। बायट-सावर्ट लॉ, बियो-सावर्ट लॉ, और इसी से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अभी तक 2-3 दिनों के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड आ गया, फिर उसमें चार्ज को छोड़ दिया, वेलोसिटी दे दी, परपेंडिकुलर दे दी, है ना, या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। वैसे सिचुएशन में हम लोग काम कर रहे थे, है कि नहीं। लेकिन अब हम लोग अगर बात करें कि वो फील्ड आया कहाँ से, तो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए 2 लॉ आते हैं, एक बायट-सावर्ट लॉ, है ना, और एक आता है एम्पियर्स लॉ, है ना। हम लोग केवल काम की चीज पढ़ेंगे, बायट-सावर्ट लॉ के बारे में पूरा डिटेल डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। बायट-सावर्ट लॉ जो है ना, किसी करंट एलिमेंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने का टेक्निक बताता है। यानी अगर मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके स्मॉल एलिमेंट dl, जिसका करंट एलिमेंट IDL हो जाएगा, क्योंकि IDL इज वेक्टर क्वांटिटी, इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है μ0/4π IDL क्रॉस R अपॉन R3, है ना। दिस इज द फॉर्मूला, और इसी को इंटीग्रेट जब कर देते हैं तो पूरा फील्ड आ जाता है इस P पॉइंट पे। ऑलराइट, तो दिस इज द फॉर्मूला, μ0 इज परमिएबिलिटी ऑफ द स्पेस एट पॉइंट P। ऑलराइट, तो दिस इज, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो नेट फील्ड आ जाता है ना। μ0/4π IDL इज करंट एलिमेंट, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P, R ये वाला वेक्टर है, यानी अगर ये एलिमेंट O पे है और ये पॉइंट P है तो R वेक्टर जो है आपका बेसिकली OP वेक्टर है, R वेक्टर जो है वो OP वेक्टर है। कहीं कहीं IDL R को IDL क्रॉस R को IDL R sin θ/r², फिर R को r³ ऐसे कैंसिल भी कर देता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, एक ही बात है वो दोनों। इसी का हमारा बायट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। बहुत सारी सिमिलरिटीज है कूलम्ब्स लॉ का इसके साथ, है ना। जिस तरीके से वो वहां जो काम चार्ज करता है वो काम यहाँ पे आइडियल कर रहा है, करंट एलिमेंट कर रहा है, वहां जो काम 1/4π एप्सिलॉन करता है वो काम यहाँ μ0/4π करता है। तो एक रिप्लेसमेंट वाला टेक्निक है, वो थ्योरेटिकली आप लोग एक बार रीड कीजिएगा, है ना। बहुत सारी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज है। अब देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले से ही एक चीज क्लियर है कि फील्ड जो भी होगा किसी का वो करंट एलिमेंट की वजह से होगा, है ना। तो अभी हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फील्ड निकालने जा रहे हैं, है ना। फिर देखेंगे हमारा जो सिलेबस है उसके मुताबिक किस किस की वजह से हमें फील्ड निकालने आना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि इंटीग्रेशन छिपा हुआ है, तो मतलब आप अजीबोगरीब वायर है उसकी वजह से कहीं फील्ड निकालना है तो मे भी आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़े। बट नीट या जेई मेन इवेंट, है ना, में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत कम चांस है, वो भी जेई मेन में, नीट में बिल्कुल नहीं कि हाईली मैथमेटिकल आएगा। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन आएगा, वैसे ही क्वेश्चन पे हम लोग ज्यादा अटैक करेंगे, ठीक है ना। जहां पे गुंजाइश होगी वहां पे वैसे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। बायट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन पे अगर हम आगे बढ़े, है ना,
इसके एप्लीकेशन से क्या क्या कहाँ कहाँ निकल सकता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन से एक, जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन मान लीजिए ये एक फिनिट वायर है, फिनिट वायर है ना, इसका कुछ लेंथ होगा है ना, और इसमें आई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इधर इस साइड अगर इस कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पी, अगर कोई कहेगा पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो राइट हैंड थंब रूल, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये जो अब फॉर्मूला लिखा था आइडियल क्रॉस आर है ना, आइडियल किधर होगा तो आई की तरफ, और आर क्या है तो आर पोजीशन वेक्टर उस एलिमेंट से पॉइंट पी का जहां पे आप फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो करंट एलिमेंट यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, आइडियल क्रॉस आर करोगे ना तो हमेशा थंब किधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। अगर ये व्हाइट बोर्ड पे ही दोनों वायर और पॉइंट दोनों है अगर तो आइडियल क्रॉस आर थंब इधर की तरफ। लेकिन अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, इधर लेफ्ट साइड में पॉइंट पी होता तो आइडियल क्रॉस आर थंब हमारी तरफ आ जाता, यानी इधर के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, और राइट साइड के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इनवर्ड अंदर की तरफ होगा। तो ये आइडियल क्रॉस आर राइट हैंड थंब रूल का हम लोग इस्तेमाल बार बार करते रहेंगे फील्ड के कैलकुलेशन के लिए, है ना। पी पॉइंट पे अगर कोई कहता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना, तो सपोज दोनों एंड, चूंकि फिनिट वायर है इसलिए दोनों एंड का हमें पता है एग्जैक्ट। सपोज दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2, ठीक है ना, θ2, और इसमें करंट जा रहा है I, और ये डिस्टेंस है R, है ना, यहां से ये डिस्टेंस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो P का है वो R है। तो B एट P जो होता है, B एट P मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन तो हमें पता है इनवर्ड है, B एट P होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। दिस इज द फॉर्मूला, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ऑलराइट, जैसे देखिए ये एंगल कभी कभी ये L दे देगा, पूरा लेंथ ऑफ द वायर दे देगा, फिर ये R भी दे देगा, तो θ1 θ2 ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। θ1 साइन θ1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन θ2 ये वाला परपेंडिकुलर बाई ये वाला हाइपोटेनस, बहुत बार निकल जाएगा। ये फिनिट वायर के लिए फॉर्मूला है। लेकिन अगर यहीं पे इनफाइनाइट वायर हो जाता, यहीं पे केस 1 अगर मैं बात करूं, केस 1 की बात करूं फॉर इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है ना, इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब है, इनफाइनाइट वायर का मतलब है ये θ1 और θ2 बहुत ही ज्यादा 90 हो जाए, इंफिनिटी की तरफ टेंड करने का मतलब ये है, मतलब ये R जो है ना वो लेंथ ऑफ द वायर के सामने काफी ही छोटा हो जाए। जैसे ऐसा कुछ हो जाए, आप इनफाइनाइट की अप्रॉक्सिमिटी ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा एकदम बगल में, देखो ये एंगल θ1 ये एंगल θ2 देख रहे हो, ये θ1 θ2 दोनों 90 को टेंड कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये वाली दूरी वायर से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R काफी ही कम हो जाए और L काफी ही ज्यादा हो जाए, जैसे 25-30 से भी जब ज्यादा होने लगता है ना, तो इनफाइनाइट वायर का अप्रोक्सीमेशन ऑलमोस्ट सही बैठना शुरू हो जाता है। एग्जैक्ट तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर लाना असंभव है, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेशन है, तो उस अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेट आंसर हम लोग निकाल पाते हैं। तो उस केस में इनफाइनाइट वायर के केस में θ1 इज इक्वल टू θ2 टेंड्स टू 90 हो जाता है, तो साइन 90 प्लस साइन 90 1 2 हो जाएगा। तो उस केस में B एट P हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई R साइन 90 1 प्लस साइन 90 1 दैट इज 2। तो ये 2 से 2 टाइम कैंसिल, मैं 1 प्लस 1 को सीधे 2 लिखता हूं यहाँ, है ना, और 2 से ये 4 2 बार कैंसिल, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। यहाँ से बिल्कुल दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, का मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा इनफाइनाइट वायर में घटना शुरू हो जाएगा, इवन कि फिनिट वायर में भी R बढ़ेगा तो घटेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ये इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला है R डिस्टेंस पे, ठीक है ना, इनवर्ड आउटवर्ड राइट हैंड थंब रूल से। दूसरे केस की अगर हम बात करें, केस 2 की बात करें, तो केस 2 की अगर बात करें तो सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ये सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होगा कि जो पॉइंट होगा ना वो एक एंड के सामने होगा। सेमी इनफाइनाइट वायर का मैं फिगर ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ये यहाँ पे मुझे फील्ड निकालना हो, यहाँ पे पॉइंट P हो जाता है और ये डिस्टेंस R हो जाता है, और ये इंफिनिटी को टेंड करे, यानी ये θ1 तो ठीक है, θ1 90 को टेंड करे लेकिन θ2 0 रहे, है ना, θ1 90 को टेंड करे लेकिन ये θ2 हमारा 0 हो जाए, बिल्कुल एंड के सामने
एक एंड के सामने वो पॉइंट होना चाहिए जहां पे फील्ड निकालना है, और दूसरा एंड बिल्कुल इन्फिनिटी पे होना चाहिए। तो ये साइन थीटा 1 तो 90 हो जाएगा, तो साइन 90 1 हो जाएगा, लेकिन थीटा 2 0 होने से साइन 0 0 हो जाएगा, यानी ये 1 + 0 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। उस केस में बी एट पी जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई सिंपली 4 पाई आर हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा? 4 पाई आर, है ना। केस 1 केस 2 हमने देख लिया, है ना। सेम इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और अगर फिनिटनेस है वायर में, वायर के लेंथ में कंपेरेबल है आर एल सब कुछ, तो ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर बात करें आगे बढ़े, अगर हम लोग फिनिट वायर या इनफिनिट वायर जो भी है, आगे अगर हम लोग बढ़े, मान लीजिए कोई पॉइंट है जो वायर के ही अलोंग है ना, वायर के ही अलोंग है वो कोई पॉइंट। सपोज दिस इज ए वायर जिसमें करंट जा रहा है आई, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे ये पी कोई पॉइंट है ना, आर डिस्टेंस पे। यहां पे कोई पूछा है बी कितना होगा, बी मतलब वायर के लॉन्ग, करंट के लॉन्ग ही पॉइंट है, या इधर है या कोई पॉइंट इधर है, सपोज पी डैश। तो ध्यान रखेंगे वायर के लॉन्ग किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा वायर की वजह से। पता है क्यों? क्योंकि आर और आइडियल, क्योंकि जिधर करंट उधर ही आइडियल करंट एलिमेंट, और उधर ही आर भी, तो आइडियल क्रॉस आर क्या हो जाएगा? आइडियल क्रॉस आर विल बी 0। वो पॉइंट इधर हो चाहे इधर हो, इधर देखेंगे तो 180 हो जाएगा, साइन 180 भी 0 होता है। इसलिए कहा जाता है कि वायर के लॉन्ग किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, आगे अगर हम देखें कि एक वायर है ना, अब वो फिनिट है कि इन्फिनिटी है बात की बात है, लेकिन वो जो पॉइंट है जहां पे फील्ड निकालना है वो वायर के बिल्कुल सामने नहीं है, वायर से नीचे है। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, और यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट आई जा रहा है ना, और लेकिन इसको अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी पॉइंट का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब आपको मैं बता दूं, तो पी पॉइंट से इस वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है कि मन ही मन अगर आप वायर को बढ़ाओ ऐसे, तो दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कह सकते हैं। आप एज्यूम कर लो कि मान लो हमारा वायर नीचे की तरफ भी होता, तो इस सिचुएशन, लेकिन ध्यान रखेंगे आप इस फिगर में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। ये वायर बस इतना ही लंबा है, इतना ही बड़ा ये वायर है। तो देखिए यहां पे कैसे निकालें हम लोग, तो यहां पे अगर निकालने का नौबत आए तो यहां से एक पॉइंट मिला देते हैं पी को, है ना। सपोज दिस एंगल इज θ2, और नीचे वाले एंड से पी पॉइंट को मिला देते हैं, और ये छोटा वाला एंगल θ1 है अगर, तो पी पॉइंट पे बी एट पी जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, है ना, साइन θ2 माइनस साइन θ1। ध्यान रखेंगे साइन θ2 माइनस साइन θ1। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं कि मान हम सबसे पहले इतने बड़े वायर के कारण यहाँ फील्ड निकाल लेते हैं, इतने बड़े वायर के कारण, फिर ये जो डॉट 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 वाला वायर है उस वायर के कारण फील्ड निकाल के माइनस कर देते हैं, तो इस वायर की वजह से यहाँ फील्ड आ जाता है। तो बड़े वाले वायर की वजह से कितना हो जाएगा? तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ2, क्योंकि बड़े वाले वायर के लिए ये एंड के सामने पड़ेगा, तो ये सीधे खाली ऊपर वाला साइन θ2 आ जाएगा। और छोटे वाले वायर की वजह से फिर से, तो इस बड़े वायर में से इस छोटे वायर का फील्ड अगर मैं माइनस कर दूं तो इस पर्टिकुलर वायर की वजह से इतना, है ना, वजह से यहाँ आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का भी कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे और निकालेंगे। ठीक है ना। जैसे इस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर लूप है और इसमें करंट आई जा रहा है ना, ए इसका साइड है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये लूप है तो मतलब करंट पूरा कंप्लीट होता होगा ऐसे, है ना। ये सेंटर सी है, बी एट सी पूछा है,
बी एट सी क्या होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज, तो देखिए अगर हम लोग बात करें चारों वायर की वजह से, अगर डायरेक्शन की बात करें तो चारों, पहला वायर मान लीजिए दिस वायर, अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, तो वायर ए बी की वजह से सेगमेंट, वायर सेगमेंट ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आइडियल क्रॉस आर्क थंब अंदर, बीसी की भी वजह से आइडियल क्रॉस आर्क थंब अंदर, सीडी की भी वजह से आइडियल क्रॉस आर्क थंब अंदर, मतलब चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बिल्कुल इनसाइड होगा, क्योंकि चारों वायर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का सिमेट्रिक ओरिएंटेशन है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि किसी भी वायर के दोनों एंड से सेगमेंट से मिलाएं, अगर इसे आर कह दें तो ये एंगल उतना ही है जितना ये एंगल है, उसी तरीके से ये एंगल उतना ही है जितना ये एंगल है, उसी तरीके से ये एंगल उतना ही है जितना ये एंगल है, उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल सब सेम है। तो चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब सेम है। का मतलब अगर एक वायर से मैं निकाल दूं मैग्नेटिक फील्ड और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मान लो मैं ए बी से ही निकालता हूं, ये एंगल और ये एंगल कैसे निकलेगा, है ना? तो ये एंगल निकालने का मतलब ये 90 है और ये एंगल कितना होगा, 45 होगा, है ना, डायगोनल, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। और ये डिस्टेंस r कितना हो जाएगा, तो r हो जाएगा a/2, क्योंकि साइड a है, तो r a/2 हो जाएगा, तो एक की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a/2, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, और साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, दैट इज साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 प्लस साइन 45, so it will be 2 से 2 टाइम कैंसिल, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a, 1 by root 2 plus 1 by root 2, that is 2 by root 2, so 2 कैंसिल, और नेट निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ये आ जाएगा √2 से 2 √2 टाइम 4 कैंसिल हो जाएगा, so it will be म्यू नॉट आई 2 √2 म्यू नॉट आई बाई पाई a, this is the net magnetic field at the center of the square, all right, all right, ठीक है? तो 2 √2 म्यू नॉट आई बाई पाई है, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मान लो अगेन एक स्क्वायर ही है हमारे पास, लेकिन उसमें करंट ऐसे एंट्री कर रहा है और फिर ऐसे एग्जिट कर रहा है, यानी यहाँ से करंट मान लो 2i आ रहा होगा, तो इधर i और इधर i बट रहा है, इसका साइड a है ना, ये i, फिर ये i इधर चला जाता होगा और फिर से 2i निकल जाता होगा। अब मेरे से कोई पूछा, ये स्क्वायर ही है ना, इसके सेंटर पे अब फील्ड कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर नाउ। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये लूप है। मान लेते हैं इस वायर और इस वायर की वजह से सी पे कोई फील्ड नहीं होगा, पता है क्यों? ये जो डायगोनल के लॉन्ग जो वायर के पोर्शंस हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, सी पे कोई फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, एक बात तो पक्की है, क्योंकि वायर के लॉन्ग किसी पॉइंट पे आइडियल क्रॉस आर तो 0 हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट रिमेनिंग 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर, बाकी जो 4 है वो क्या है? तो क्या अब इन दोनों को तो भूल जाओ, क्या ये लूप है? ये जो स्क्वायर खाली दिख रहा है ओनली, क्या वो लूप कंप्लीट करता है क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, लूप नहीं है, क्योंकि लूप होता तो करंट का एक पर्टिकुलर सेंस होता हर सेगमेंट में, चारों में। लेकिन अगर आप देखो तो ऊपर वाले सेगमेंट में करंट कैसे आना चाह रहा है, क्लॉकवाइज, नीचे वाले सेगमेंट में एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट का एक पर्टिकुलर सेंस नहीं है, करंट यहां से बढ़ जा रहा है, कुछ इधर और कुछ इधर, तो बढ़ने के कारण दिस इज नॉट लूप। इसलिए यहां पुराना आंसर 2 √2 म्यू नॉट आई बाई पाई, ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। सीधे किसी को याद हो अगर कि स्क्वायर के सेंटर पे इतना होता है और सीधे उसी पे टिक कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ, और नीचे वाले वायर की वजह से बाहर की तरफ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी से जितना ये लेंथ उतना ही ये लेंथ, जितना यहाँ करंट उतना ही यहाँ करंट, है कि नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से लेफ्ट वाले वायर की वजह से आइडियल क्रॉस आर्क थंब अंदर, इसकी वजह से आइडियल क्रॉस आर्क थंब बाहर, इन दोनों का कैंसिल आउट, इन दोनों का कैंसिल आउट, खत्म। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो बी एट सी इस केस में 0 हो जाएगा।
नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द दिस स्क्वायर इज जीरो। लूप नहीं बोलेंगे इसे बिकॉज ये लूप है ही नहीं, करंट का एक सेंस चूंकि नहीं है। ओके अगर हम बात करते हैं किसी रिंग के कारण, है ना, किसी रिंग की वजह से इसमें करंट आई जाए, रेडियस आर हो, और इसकी वजह से एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले डायरेक्शन की हम बात कर दूं। अगर आप इधर से देखते हो, है ना, इधर से इस साइड से देखते हो, मतलब मैं एक ऑब्जर्वर बना दूं, इधर से दिखे अगर वो, आंखों से आप देखते हो और आपको क्लॉकवाइज दिखे, मतलब इधर से आप करंट देखो और क्लॉकवाइज दिखे, तो क्लॉकवाइज दिखने का मतलब करंट ऐसे आना, है ना, या सबसे पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात कर दूं। एंटी क्लॉकवाइज दिखे का मतलब, अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो देखना, मैं इधर से देखूं किसी रिंग को और उसमें करंट कैसे आए, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे आए, है ना, ऐसे। तो राइट हैंड, अपने राइट हैंड के चारों उंगलियों को उस सेंस में कर्व करेंगे, थंब का जो डायरेक्शन होगा ना वो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब इस ऑब्जर्वर को अगर इस रिंग में करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखता है तो राइट हैंड थंब रूल से थंब की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी अवे हो जाएगा मैग्नेटिक। अगर क्लॉकवाइज दिखेगा तो अंदर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना होगा, तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने, बी एट दिस पॉइंट पी, पी इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 होता है। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है ना, इधर की तरफ। तो अगर इस ऑब्जर्वर को एंटी क्लॉकवाइज दिखता है करंट तो अवे, टुवर्ड्स भी हो सकता है। क्लॉकवाइज अगर इस ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज दिख गया करंट रिंग में तो टुवर्ड्स, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, उतना ही होगा। जैसे यहां कोई पूछ दे कि रिंग के पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा, एक्स को आर के फॉर्म में दे दे और आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है कि नहीं। जैसे सपोज r√3 डिस्टेंस पे कितना होगा, है ना, r√3 डिस्टेंस पे x इज इक्वल टू r√3, एक पॉइंट है x इज इक्वल टू r√3, यहां कोई पॉइंट होगा तो b एट p क्या हो जाएगा, और x इज इक्वल टू r√3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये कितना हो जाएगा, तो b एट p, सपोज दिस पॉइंट इज p डैश, तो b एट p डैश हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस r√3 का होल स्क्वायर, x r√3 है तो r√3 का होल स्क्वायर 3r स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर 3/2, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर, 3r स्क्वायर को 4r स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसको मैं 2r का होल स्क्वायर लिख के पे पावर 3/2 लिख सकता हूं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m into n, so it will come out to be mu naught ir square by 2 into 2 कैंसिल, 2r का क्यूब हो जाएगा यानी 8r क्यूब हो जाएगा, है ना, तो r स्क्वायर से ये r टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट i बाई 16r आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट i बाई 16r। यहां से बिल्कुल क्लियर है, इस फॉर्मूले को अगर आप देखो, है ना, बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप चाहते हो कि फील्ड मैक्सिमम हो, रिंग के कारण कहां पे फील्ड मैक्सिमम होगा, तो फील्ड मैक्सिमम होता है सेंटर पे, क्योंकि जहां x मिनिमम, x स्क्वायर मिनिमम, x स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। आप x को पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, है ना, x को चाहे पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, है कि नहीं। अगर ग्राफ की बात करोगे तो, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आगे भी जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, लेफ्ट में भी जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड x इक्वल टू 0 पे होगा। तो इसके ग्राफ की अगर बात करो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है ना, ध्यान रखेंगे दोनों साइड जाने पे b वर्सेस x ग्राफ की अगर बात करो तो, ठीक है ना। आप ग्राफ के चक्कर में नीट वाले लोग खासकर नहीं पढ़ना, जेई वाले लोग डाउट्स में पूछना, है ना, ग्राफ, हालांकि इससे ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत मतलब इंटेंस टाइप का नहीं आएगा, बहुत साधारण आएगा, है ना, वो भी आएगा भी तो एडवांस में आएगा कभी, है ना। तो देखिए म्यू नॉट i बाई 16r आ गया r3 डिस्टेंस पे, मैक्सिमम कहां होगा, यानी अगर कोई कहे कि रिंग के सेंटर पे कितना होगा,
तो इसी फॉर्मूले में x को 0 कर देंगे, है ना। इसी फॉर्मूले में ये पी डैश हटाइए। अगर मेरे से कोई कह दे चलो अब मैं रिंग को ऐसे नहीं बनाऊंगा, अब मैं रिंग को प्लेन में ही बना दूंगा और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैं निकालूंगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये रिंग है, इसका रेडियस r है, इसमें करंट I जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? तो देखिए एक्सिस में, अगर इसकी एक्सिस की बात करें रिंग की, तो ये हमारी तरफ होगा। हमारी तरफ होने का मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर x हो जाए तो यहाँ पे किधर की तरफ होगा? तो हम देख रहे हैं इधर से, हम ही वो ऑब्जर्वर है जो मैंने वहां बनाया था, हमें कैसे दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड हमारी तरफ हो जाएगा। यहाँ भी हमारी तरफ, यहाँ भी हमारी तरफ, तो सेंटर पे भी जाएंगे तो हमारी ही तरफ होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा अब चलिए, अगर मैं केवल सेंटर पे इसकी वजह से बात करूं तो हर एलिमेंट की वजह से आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस थंब बाहर ही आ रहा है। तो आप इस रिंग पे जाके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो आप रिंग पे जाके हर एलिमेंट को देखो और आइडियल की तरफ राइट हैंड के चारों उंगलियों को और आर की तरफ, आर का मतलब सर्कमफरेंस से सेंटर की तरफ जो आर, क्योंकि करंट एलिमेंट से पोजीशन देखना होता है ना, तो आइडियल क्रॉस आर करोगे ना तो यू विल फाइंड कि सारा का सारा हर जगह से, हर एलिमेंट से थंब का डायरेक्शन जो है आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रहा है। और अगर O सेंटर है हमारा तो B एट O भी हम लोग निकाल सकते हैं। B एट O क्या हो जाएगा? B एट O विल बी, B एट O का मतलब x क्या हो जाना चाहिए? 0। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 में अगर x को 0 करेंगे, है ना, ये 0 कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर पे पावर 3/2, दैट इज आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर टाइम कैंसिल, सो म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। यानी पूरे रिंग की वजह से, एक करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे फील्ड का ये फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2r। अब देखिए, अगर आप बात करें सारे एलिमेंट्स की वजह से, हर छोटे एलिमेंट्स की वजह से, अगर हर एलिमेंट की सर्किल पे बात करो तो हर एलिमेंट की वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? सेम होगा। कारण पता है क्यों? क्योंकि करंट का सेंस सेम, आइडियल क्रॉस आर, थंब बाहर, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट से सेंटर की दूरी रेडियस के बराबर होगी। इसका मतलब ये कि अगर इस रिंग के एक पर्टिकुलर पार्ट की वजह से भी, मतलब सेमी सर्किल की वजह से या कोई सेगमेंट की वजह से, है ना, जो कि 60 डिग्री एंगल सेंटर पे बनाता हो, सबकी वजह से आप लोग अब निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेगमेंट है, हमें नहीं पता वो सेगमेंट ओरिजिनल रिंग के सेंटर पे, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो इसका सेंटर यहां होगा डॉट। अगर मेरा सेगमेंट ए बी है, कोई आर्क है ए बी जो कि एंगल थीटा बनाता हो ओ पे, है ना, तो बी एट ओ हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बी एट ओ हो जाएगा, यूनिटरी मेथड अगर हम लगाएं तो म्यू नॉट आई बाई 2r। ये तो पूरे की वजह से होगा, पूरे रिंग की वजह से होता, अगर ये पूरा कंप्लीट होता रिंग तो। लेकिन अभी हमारे पास एक सेगमेंट है जो कि थीटा एंगल बनाता है, इट विल बी इनटू थीटा बाई 360। थीटा को डिग्री में, थीटा को किस में लेंगे? डिग्री में लेंगे। यहाँ देखने से ही क्लियर है कि सेमी सर्किल की वजह से कितना हो जाएगा। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ये रहा, ये देखो भैया करंट आई जा रहा है, यहाँ पे कितना होगा, है ना, फील्ड ओके, तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 180 बाई 360, क्योंकि ये पूरा सेमी सर्किल यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होगा? 180 बराबर, यानी म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1/2, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4r। यानी एक सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से ओरिजिनल सर्किल के सेंटर पे कितना फील्ड हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4r। थीटा 60 होगा तो उसी तरीके से 60 6 जा, है ना, तो म्यू नॉट आई बाई 12r, है ना, सर्किल का एक पोर्शन जो कि सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनाता हो, उसकी वजह से कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 12r। ठीक है ना, ऑलराइट।